हेलो एवरीवन। वेलकम 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 टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? आप सभी स्टूडेंट्स मुझे आई होप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर एंजॉय करेंगे। सर ये लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। अरे भाई आपके केशव सर है ना, वन टाइम में रिकॉर्ड करते हैं और ऐसा फील करवाते हैं कि आप लोगों को लाइव क्लास ही यहाँ पर हो रही होगी। तो चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने वेक्टर सबस्पेस के ऊपर संजीव सर की क्लास में ये चीज़ें देख ली होंगी। अब मैं आप सभी के साथ बेसिस एंड द डायमेंशंस के ऊपर बात करूंगा कि भैया जी बेसिस एंड द डायमेंशन क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर पाएंगे, किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। पूरी की पूरी एनालिसिस अब हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए, यस सर वी आर एक्साइटेड फॉर लर्न द बेसिस एंड द डायमेंशन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेक्टर स्पेसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ द वेक्टर स्पेसिस के ऊपर बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर डिस्कशन करना। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिस और डायमेंशन से पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे कि सर लीनियर स्पैन क्या चीज होती है। लीनियर स्पैन क्या चीज होती है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। एंड मेक श्योर आप लोगों को लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पहले से ही जानकारी यहाँ पर हो। अब हम यहाँ पर आज की इस लाइव क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मूव करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आज हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज बेसिस एंड द डायमेंशन के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। सर बेसिस एंड द डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस के ऊपर बात करना चाहता हूँ, हाँ या ना? यस एवरीवन। तो आओ जरा बेसिस और डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कि हमारे पास यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस, मेरे पास यहाँ पर क्या लीनियर स्पैन एस, लीनियर स्पैन है ना, लीनियर स्पैन ऑफ सेट एस, हाँ या ना? लीनियर स्पैन ऑफ एस, ये लीनियर स्पैन क्या चीज होती है? आओ जरा अब इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। लीनियर स्पैन क्या चीज होती है, आज का लेक्चर भी बहुत ही डीप डुबकी मार के हम लोग यहाँ पर बेसिस एंड डायमेंशन के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना? बेसिस एंड डायमेंशन के इस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे और डिस्कशन करते हुए यहाँ पर हम लोग अब आगे के ऊपर यहाँ पर बढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये बेसिस एंड डायमेंशन नाम की क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर हम यहाँ पर अब बात करेंगे, हाँ या ना? क्या किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। फिर अब हम लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और डिस्कशन करते हुए यहाँ पर जो है हम आगे के ऊपर बढ़ रहे हैं। बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। बेसिस एंड डायमेंशन, अच्छा किसी को पता है लीनियर स्पैन क्या चीज़ होती है? कोई तो मुझे बता पाएगा कि सर लीनियर स्पैन ये चीज़ होती है। सर हम लीनियर स्पैन को इसलिए जानते हैं कि ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट काम ये करता है, हाँ या ना? हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट काम ये करता है, दैट इज द लीनियर स्पैन ऑफ सेट एस, हाँ या ना? यस सर। कि सर लीनियर स्पैन ऑफ एस हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है, हाँ या ना? बेसिस को बताने से पहले हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम उसको यहाँ पर डिनोट करते हैं। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से हम यहाँ पर अब इसको समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, यस एवरीवन, लीनियर स्पैन ऑफ एस समझते हैं हम एक मिनट के लिए। मान लो मेरे पास यहाँ पर v ओवर एफ क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये एक वेक्टर स्पेस अवेलेबल है, हाँ या ना? वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, हमारे पास क्या है? ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ है, हाँ या ना? यस एवरीवन, ये क्या है हमारे पास? ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ मेरे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है जी। अगर ये मेरे पास ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ है तो इसका मतलब नाउ मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मान लो कि S इज द सबसेट ऑफ, मेरे पास यहाँ पर क्या है? सबसेट ऑफ V ओवर F है।
मेरे पास यहाँ पर ये v ओवर f का सबसेट है। मान लो S के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un एंड सो ऑन मेरे पास है। दिस इज द सबसेट ऑफ v ओवर f, हाँ या ना। देन द लीनियर स्पैन ऑफ S, हमारे पास क्या है यहाँ पर। सर आप रियल एनालिसिस भी पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, रियल एनालिसिस भी पढ़ाता हूँ जैम बैच में। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या है मेरे पास यहाँ पर, लीनियर स्पैन ऑफ एस है, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज डिनोटेड बाय, देन लीनियर स्पैन ऑफ एस इज नोन एज, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं, देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल linear combination of set of all possible linear combination of finite number of element of set S. Set of all possible linear combination of finite number of element of set S is known as the linear span of S. Is known as linear span of S. Linear span of S is denoted by linear span of S is denoted by linear span of S is denoted by L of S, हाँ या ना। लीनियर स्पैन ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एल ऑफ एस, हम उसे एल ऑफ एस में बोलते हैं। तो इसका मतलब एल ऑफ एस के अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन of finite number of element of set S, finite number of element of set S, finite number of element of set S, हाँ या ना। सेट S से वो मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट S, इसका मतलब L ऑफ S से मेरे पास यहाँ पर L ऑफ S से क्या वैल्यू बन जाएगी, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर a0 a1x a2 एक्स स्क्वायर, है ना। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, दैट इज सर a1 u1 a1 u1 a2 u2 अप टू सोन सर an un का लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये जितने भी ai हैं ये फील्ड एफ से आएंगे, और फील्ड एफ क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, फील्ड एफ क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, आया ना। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस, आया ना। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बना है। इसे हम लोग यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे यहाँ पर, लीनियर स्पैन ऑफ एस बोलते हैं। लो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा इसको बड़ा भी कर दिया। यस एवरीवन, यस एवरीवन, क्लियर है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। अब अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दूं, वो एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर क्या क्लियर करेगा, वो एग्जाम्पल ये क्लियर करेगा कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक सेट एस है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर x1 और x2 टाइप के दो एलिमेंट हैं, और फील्ड एफ क्या है, दैट इज Z3। Z3 में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 0 1 और 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो व्हाट आर द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। सर ये पहले से ही फाइनाइट है, फाइनाइट है तो फाइनाइट लेना है, इनफाइनाइट है तो फाइनाइट लेने हैं, ये तो पहले से ही फाइनाइट है। इसका मतलब सर एल ऑफ एस में मेरे पास यहाँ पर सर a1 x1 और a2 x2 टाइप के दो एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर a1 और a2 जो हैं, जहाँ पर हमारे पास a1 और a2 जो हैं वो हमारे पास फील्ड एफ से आएंगे, और फील्ड एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है, फील्ड एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है। अरे हाँ या ना, मेरे पास यहाँ पर फील्ड एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर नहीं, दैट इज जेड पी है, मतलब ये Z3 है,
जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 0, 1 और 2 टाइप के मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एल ऑफ एस में हो सकता है सर A1 0 हो, A2 भी 0 हो, या फिर आप लोग ये समझो A1 को अपने आप को फुलफिल करने के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस हैं। A2 को अपने आप को फुलफिल करने के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस हैं। तो ये बन गया 3 तिया 9 चॉइसेस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, हाँ या ना। 3 तिया 9, 3 3 जा 9 चॉइसेस आर अवेलेबल फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो मेरे पास 9 एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। देख लेते हैं एल ऑफ एस के अंदर हो सकता है सर A1 भी 0, A2 भी 0 हो, तो 0 हो सकता है सर X1 आ जाए, हो सकता है सर X2 आ जाए, हो सकता है सर X1 X2 आ जाए, हो सकता है सर 2X1 आ जाए, हो सकता है सर 2X2 आ जाए, हो सकता है सर मेरे पास यहाँ पर 2X1 प्लस 2X2 आ जाए, हो सकता है सर X1 प्लस 2X2 आ जाए, हो सकता है सर मेरे पास यहाँ पर 2X2 2X1 प्लस X2 आ जाए। मेरा काम यहाँ तक बन जाएगा, मेरा काम यहाँ तक बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दीज आर द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। आया ना, आया ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ एस जनरेट वी ओवर एफ, है ना, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू द, या फिर मैं ऐसे बोलूँ एस स्पैन लीनियर वेक्टर स्पेस। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन में ये वाली वैल्यूज आती हैं, है ना। या फिर मैं ऐसे बोलूँ एस स्पैन वी। अब एक मिनट, अब यहाँ पर मैं ऐसे बोलता हूँ यस एवरीवन नाउ। अब आप सभी के साथ मैं यहाँ पर अगर ये लाइन बोलता हूँ कि एस जनरेट वी ओवर एफ, हाँ या ना। उप्स, मेरे पास यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसा बोलता हूँ, अब एक मिनट के लिए देखना कि मैं अगर ऐसा बोलता हूँ एस जनरेट वी ओवर एफ और एस स्पैन वी ओवर एफ, इसका मतलब क्या है, एस स्पैन वी ओवर एफ या एस जनरेट वी ओवर एफ, इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन से मेरा पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस अगर बन जाता है, मेरा पूरा का पूरा अगर वेक्टर स्पेस बन जाता है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एस जो है वो वी ओवर एफ से जनरेट, मतलब एस जो है वो स्पैन करेगा वी ओवर एफ को, या वो जनरेट करेगा, या वो जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के ऊपर बात करता हूँ अब मैं एक मिनट के लिए, एग्जाम्पल के ऊपर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस है मेरे पास यहाँ पर सर R3/R। हमें पता है इसके अंदर हमारे पास x, y, z टाइप के एलिमेंट हैं, जहाँ पर x, y, z जो है वो फील्ड f से आते हैं, और फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, और फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर भाई रियल नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मेरे बड़े भैया ये मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर अवेलेबल हैं, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अगर मेरे पास ये रियल नंबर अवेलेबल है, मैंने एक सेट एस लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1, क्या मैं यहाँ पर इसको ये चेक कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इज लीनियर स्पैन ऑफ सेट एस से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो पा रहा है। दिस इम्प्लाइज एस जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्पैन कर पा रहा है वी ओवर एफ से। क्या पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस इससे जनरेट हो पा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी एक रैंडम एलिमेंट लिखता हूँ v विच आर बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस v ओवर f, v विच आर बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस v ओवर f, क्या मैं v को इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? मान लो मेरे पास यहाँ पर v किस टाइप का हो जाएगा, x1 y1 और z1 टाइप का होगा। हमारे पास यहाँ पर x1 y1 और z1 टाइप का मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। v किस टाइप का है मेरे पास यहाँ पर, x1 y1 और z1 टाइप की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल दे रहा है। अरे हाँ या ना, अरे दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा? इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर x1 y1 और z1 को मैं यहाँ पर a इंटू 1 0 0 b इंटू 0 1 0 और मेरे पास यहाँ पर c इंटू 0 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इसको यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। एक्स वाई जेड के मैंने इसको क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पर इसको जो है वो अप्रोच कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसको यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में अप्रोच कर दिया, हाँ या ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ से इसको देख पा रहा हूँ
कि मेरे पास यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है, x1 1 0 0 है ना, और ये y1 0 1 0, और ये मेरे पास z1 दैट इज 0 0 1 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। 0 0 1 का पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 z1 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर ये बन चुका है। अरे हाँ या ना, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर ये बन चुका है। इसका मतलब सर यहाँ से ये बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर S जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्पैन कर रहा है V से, या फिर हमारे पास S जो है वो हमारे पास यहाँ पर जनरेट कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर V ओवर F को जनरेट कर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर भाई V ओवर F को जनरेट कर रहा है। क्या मेरी बात आप लोग यहाँ पर कवर अप कर पा रहे हैं? क्या मेरी बात आप लोग यहाँ पर कवर अप कर पा रहे हैं कि वो मेरे पास यहाँ पर जनरेट कर पा रहा है, हाँ या ना? एस जो है वो जनरेट कर रहा है वी ओवर एफ में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार सीसी लिख देना। अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस के ऊपर डिस्कशन करते हुए। सभी लोग एक बार यहाँ पर सीसी लिख देना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास है हैश टैग इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस एवरीवन, हैश टैग टॉपिक के ऊपर अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पर दैट इज बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। हमारे पास यहाँ पर अब वेक्टर स्पेस की बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने उसको ग्रीन कलर में लिखा है, हैश टैग इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर यहाँ पर मिलता है। ये आप सभी के पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पड़ता है। कपिल जी जुड़े रहिएगा, अब इसमें भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अब इसमें भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मान लो आप लोगों के पास अब v ओवर एफ क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस है ना। इसके लिए फिर से अब यहाँ पर मान लो मेरे पास यहाँ पर v ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस। हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, हाँ या ना। मैं बोलता हूँ s बी अ सबसेट, वो क्या है मेरे पास यहाँ पर सबसेट ऑफ v ओवर f है, देन S is said to be the basis of the vector space। तो बड़े भैया ये जो मेरे पास यहाँ पर S जो मेरे पास सबसेट है वेक्टर स्पेस का, S को ही हम यहाँ पर S is said to be basis, वो मेरे पास यहाँ पर बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस है। बेसिस क्या है, बेसिस क्या है कि वो एक प्रॉपर्टी है जिससे पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन पा रहा है। वो कैसे बनेगा वो देखना अब एक मिनट के लिए। S is said to be the vector basis of a vector space V over F if S satisfied the following two properties। मैं यहां पर इसके ऊपर बोल देता हूं, if S is satisfied the following two प्रॉपर्टीज, वो मेरे पास यहाँ पर फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो मेरा काम बन जाएगा। कौन कौन सी टू प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी कि S जो है वो मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने आप लोगों को कितने मेथड कराए हैं? मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेथड नंबर 1 कराया है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर रैंक ऑफ ए विच इज मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल है तो मेरे पास यहाँ पर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या फिर मेरे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो भी मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट है। कैसे भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो कोई सा भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ होना चाहिए। सेकंड बात, मेरे पास यहाँ पर जो S जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या करे, जनरेट करे हमारे को यहाँ पर V ओवर F से, वो पूरा का पूरा जनरेट कर जाना चाहिए। S जो है वो V ओवर F में पूरा का पूरा भाई जनरेट कर जाना चाहिए, हाँ या ना। मेरे पास यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा जनरेट कर जाना चाहिए, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ सेट S से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर बेसिस कहलाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर बेसिस यहाँ पर कहलाएगा, हाँ या ना। ये मेरे पास बेसिस कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? बड़ी सिंपल सी बात थी। अब आते हैं मेरे पास यहाँ पर
डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, हैशटैग इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब आप लोगों को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में भी पता है और आप लोगों को जनरेटिंग सेट के बारे में भी पता है। तो मैं उसको एग्जांपल अभी मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगा, ज़्यादा क्लियर हम इसके ऊपर बहुत डीप डिस्कशन यहाँ पर अब हम करने वाले हैं। इतना डीप डिस्कशन कि मुझे पहले माइक की बैटरी को चेंज कर लेना चाहिए। हाँ या ना? अरे बैटरी खत्म हो रही है, रुक जाओ। जी, तो बैटरी हमारी, माइक की बैटरी चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाँ या ना? चलो, अब हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन अब हम यहाँ पर करते हैं। क्या है मेरे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक? दैट इज द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। हमारे पास यहाँ पर क्या है? डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। हाँ या ना? सिंपल सिंपल सी बात है, देखो चीज़ें आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कि लीनियर स्पैन क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। लीनियर स्पैन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया बेसिस क्या होती हैं, क्योंकि उसमें लीनियर स्पैन का यूज हो रहा था। अब डायमेंशन के ऊपर अगर हम बात करें तो डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन basis set of vector, basis set of vector is known as the dimension, is known as dimension of a vector space v over f। वो मेरे पास यहाँ पर v over f का है, यहाँ पर क्या है? जितने बेसिस उतने डायमेंशन। यस, या क्या बात है। तो मैं इसको
हिंदी में भी लिख देता हूं भाई, जितने बेसिस इंप्लाइज उतने डायमेंशन, हाँ या ना, जितने बेसिस उतने डायमेंशन, इसको हम यहाँ पर लेंगे, जितने बेसिस नहीं, एक सेट के अंदर जितने बेसिस हैं। एक वेक्टर स्पेस के पास नंबर ऑफ बेसिस मेरे पास अलग अलग हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इंप्लाई नहीं करती। ये स्टेटमेंट इंप्लाई क्या करती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस सेट। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस सेट। ठीक है आशीष जी, जितने बेसिस नहीं, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस के पास बेसिस सेट बहुत सारे हो सकते हैं। वो काउंटिंग ऑफ बेसिस के अंदर आप लोगों को क्लियर होगा, वो काउंटिंग ऑफ बेसिस के अंदर आप लोगों को क्लियर होगा। जितने बेसिस उतने सेट, हाँ या ना? बढ़ू आगे? पक्का? विच इज नोन एज द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा? डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब हम यहां पर बात करते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के अंदर, हम लोग ये बात यहां पर जान चुके हैं। एक आप लोगों को यहां पर एक ऐसा शब्द भी कभी देखने को मिल सकता है, आप लोगों को क्वेश्चंस में कभी ऐसा शब्द भी देखने को मिल सकता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमारे पास यहां पर क्या देखने को मिल सकता है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जिस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट होगी उसे हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहां पर बोल पाएंगे, हाँ या ना? और एक होता है मेरे पास यहां पर, एक होता है यहां पर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट कर पा रहा है तो वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, हाँ या ना? देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जिसकी डायमेंशन मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट है उसे हम यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहाँ पर बोल सकते हैं, हाँ या ना? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं। और एक होता है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, अ वेक्टर स्पेस विच इज जनरेटेड बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ, अ वेक्टर स्पेस which is generated by finite number of elements, finite number of elements is known as the finitely generated vector space। और जिसकी बेसिस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम यहाँ पर बोलेंगे, उसे हम यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम यहाँ पर बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। यस एवरीवन, अब ये जो होगा ये आप लोगों को एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर करेगा चीज़ों को समझने में, ये एग्जाम्पल आप सभी को ज़्यादा क्लियर करेगा चीज़ों को समझने में। आओ जरा सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर, सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर। मान लो आप लोगों के पास वेक्टर स्पेस है V ओवर F, जो मेरे पास वेक्टर स्पेस है सर R3 ओवर R में, है ना, जिसके अंदर हमें पता है x, y और z टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, जहां पर x बिलोंग करता है फील्ड f से, फील्ड f क्या है r, y बिलोंग करता है फील्ड f से, फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर r, z बिलोंग कर रहा है फील्ड f से और फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर r अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पर r अवेलेबल है, हाँ या ना? बढ़ू आगे? यस सर। अब मैं आप लोगों के साथ एक सेट S1 लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 100, ओनली वन एलिमेंट है। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, इज S1 इज बेसिस, मेरे पास यहाँ पर ये बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस, बेसिस फॉर R3 ओवर R। क्या ये मेरे पास R3 ओवर R के लिए बेसिस बनेगा? R3 ओवर R के लिए बेसिस बनेगा? देखना अब एक मिनट के लिए, हमारे को सबसे पहले S1 को देखना है कि वो वेक्टर स्पेस V ओवर F का सबस्पेस है या नहीं है। इसके बाद ये देखना है कि S1 जो है वो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सर लीनियर स्पैन ऑफ S1 से पूरा का पूरा
वेक्टर जनरेट हो पा रहा है या नहीं, अगर ऐसा है तो वो मेरे पास यहाँ पर बेसिस कहलाएगा। हमें ये चेक करना है, वो हमारे पास यहाँ पर बेसिस कहलाएगा। मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने S1 लिखा है ये मेरे पास यहाँ पर वो है, हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम कर रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस के लिए भाई बेसिस का काम यहाँ पर कर रहा है। अगर कर रहा है तो बताओ सर बेसिस होने के लिए हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मान लो सर ये मेरा V1 वेक्टर है, तो यहाँ से सर A1 V1 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो A1 1 0 0 विच आर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज सर A1 इक्वल टू 0। इसका मतलब सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर तो है, ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर तो है। बट सर बट सर बट सर सर लीनियर स्पैन ऑफ S1 से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो पा रहा, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो पा रहा। इससे सिर्फ सर x इंटू 100 टाइप के एलिमेंट ही जनरेट हो पाएंगे, इससे ज़्यादा वाले एलिमेंट जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब सर यहाँ पर हो जाएगा नॉट बेसिस, ये हमारे पास बनेगा नॉट बेसिस फॉर, ये मेरे पास सर R3/R के लिए बेसिस नहीं बनेगा, ये मेरे पास R3/R के लिए बेसिस नहीं बनेगा। अब मैं आप लोगों को एक और सेट देता हूं, अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक और सेट देता हूँ। फिर से वही वेक्टर स्पेस तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, V/F मेरे पास यहाँ पर ये R3/R है, जिसके अंदर सर x, y, z टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर x, y, z जो हैं ये फील्ड f से आ रहे हैं, और फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है। फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है। भाई सिर्फ कुछ लोग ही रिप्लाई दे रहे हैं, भाई सभी लोग आंसर दीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिए, आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता लगता रहे चीज़ें किस तरीके से हमें यहाँ पर मिल रही हैं। अब हम यहाँ पर अब और आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं S2। S2 मैंने एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर 1 0 0 0 1 0 टाइप के दो वेक्टर्स हैं। फिर मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, इज S2 इज वेक्टर, इज S2 इज बेसिस, वो मेरे पास यहाँ पर बेसिस फॉर R3/R, क्या ये मेरे पास बेसिस है R3/R के लिए। चैट ग्लिच हो गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यू चलते रहते हैं। S2 मेरे पास यहाँ पर क्या बेसिस बनेगा सर, फिर से वही, अगर S2 को बेसिस बनना है, अगर S2 को बेसिस बनना है तो इसका मतलब S2 को देखना पड़ेगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ S2 से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो है वो जनरेट हो पा रहा है, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो पा रहा है, हाँ या ना। लीनियर स्पैन ऑफ S2 से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो है वो जनरेट हो पा रहा है। देखना अब एक मिनट के लिए सर, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर दूं सर मैं मेथड नंबर 1, तो वो क्या होगा, A1 इंटू 1 0 0, यहाँ से A2 इंटू 0 1 0 विच आर इक्वल टू द 0 0 0 का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ है ना। फिर मेरे पास यहाँ से हो जाएगा A1 0 0 है ना, फिर यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा A2 0 विच आर इक्वल टू द 0 0 0, तो यहाँ से बनेगा A1 विच आर इक्वल टू A2 विच आर इक्वल टू 0 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेगा, हाँ ना। तो सर ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट है, हाँ ना, ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर ये बन गया। लेकिन सर फिर से वही, लेकिन सर बट लीनियर स्पैन ऑफ S2 से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो पा रहा, है ना, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट नहीं हो पा रहा, ये सिर्फ x को जनरेट कर पा रहा है और ये सिर्फ y को जनरेट, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने अगर कोई भी एलिमेंट लिया है v विच आर बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस V/F, है ना, तो v किस टाइप का होगा मेरे पास, x y और z टाइप का होगा। तो ये जो x y z है ये सिर्फ मेरे पास यहाँ पर x इंटू 1 0 0 y इंटू 0 1 0, और व्हाट अबाउट z, z के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जनरेट नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा नो दिस इज नॉट बेसिस, ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस नहीं बनेगा,
फॉर R3/R के लिए मेरे पास यहाँ पर ये बेसिस नहीं बनेगा, परम सत्य है। ये मेरे पास यहाँ पर है ना, ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो परम सत्य है। क्लियर है? स्क्रीन ब्लर कर रही है, अरे ब्लर नहीं कर रही, वो कैमरा ऑटो फोकस पे है। मैं हिलता हूँ ना कैमरा साथ साथ मुझे फोकस करने की कोशिश करता है, मुझे फोकस करने की कोशिश करता है। इसका मैं वो देख लूंगा सेटिंग्स में जाकर कि इसको फोकस कैसे किया जाता है इस पे, आया ना। चलो, अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ पर आप सभी के साथ लूँ बड़े ही ध्यान से, यस एवरीवन, मैं अब आप सभी से यहाँ पर ये लेता हूँ कि मैंने एक सेट अब यहाँ पर S3 लेना है। मैंने अब एक सेट यहाँ पर ले लेना है भाई, मैंने अब एक S3 सेट लेना है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 100, 010, 001 टाइप के, और मैंने बोल देना है इज S3 इज बेसिस फॉर R3/R। और अगर S3 को बेसिस लेना है तो वो उसका सबसेट होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और लीनियर स्पैन ऑफ S से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस क्लियर कर देना चाहिए। आया ना? बोलो 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 बोलो, क्या S3 मेरे पास यहाँ पर बेसिस का काम करेगा? क्या S3 मेरे पास यहाँ पर बेसिस का काम करेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। देखना सर अब एक मिनट के लिए। नाउ अगर मैं यहाँ पर ये चेक करूँ कि इससे बनने वाली जो मैट्रिक्स है दैट इज 100, 010 और 001, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रो एक्लन फॉर्म में बन रही है। यहाँ से रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के इक्वल है, मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है, विच आर इक्वल टू 3। तो इसका मतलब सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट है, और सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। एंड सर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है। ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट है। एंड सर अगर मैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, मैंने यहाँ पर v एक एलिमेंट लिया, मैंने क्या लिया सर, v बिलोंग करवाया यहाँ पर सर R3/R से, है ना। इसका मतलब v किस टाइप का होगा, x1 y1 और z1 टाइप का होगा। इसका मतलब मैं x1 y1 z1 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। x1 y1 z1 को मैं यहाँ पर x1 इंटू 100, y1 इंटू 010, z1 इंटू 001 के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ, हाँ या ना। मैं इसको यहाँ पर इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, यस सर। इसका मतलब सर पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है ना मेरे पास यहाँ पर जनरेट हो पा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस से। इसका मतलब दोनों कंडीशन वेरीफाई, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे यस, ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस बन रहा है, हाँ या ना। ये बेसिस ऑफ R3/R बन पा रहा है, हाँ या ना। ये मेरे पास बेसिस है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन कितनी हो जाएगी? अब भैया जी डायमेंशन मुझे बताओ, डायमेंशन ऑफ R3/R, हाँ या ना। डायमेंशन ऑफ R3/R सर बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब सर डायमेंशन मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ये हमारे पास यहाँ पर, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब मैं इसी बात को आप सभी के साथ एक बार और कॉपी करूंगा इस शीट को, और इस पूरे को क्लियर करूंगा, और अब मैं एक S4 सेट आप सभी को दूंगा। क्या दूंगा मैं यहाँ पर आप सभी को? एक S4 सेट दूंगा, हाँ या ना। तो इसको भी क्लियर करते हैं, बस इतना पॉइंट है। अब आप लोग मुझे बताना कि मेरे पास यहाँ पर अब ये S4 है जिसके अंदर 100, 010 और 111 ये मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट अवेलेबल है। तो मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, इज S4 इज द बेसिस फॉर R3/R? क्या S4 हमारे पास बेसिस बनाएगा? क्या S4 हमारे पास यहाँ पर S4 S4 और S4 क्या ये मेरे पास बेसिस बनाएगा? बोलो भाई, किसी का कोई भी डाउट है? किसी भी मेरे फ्रेंड का कोई भी डाउट है, क्या ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस बनाएगा? बेसिस भैया जी बेसिस किस टाइप के होते हैं? बेसिस सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहले तो ये चेक करो। आओ सर इसको चेक करते हैं। इससे रिलेटेड एक ए बनाते हैं, ए बनाते हैं सर, ये 100 आया ना, दैट इज सर 010 और 111 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है।
पाइवोट के नीचे 0, पाइवोट के नीचे 0, पाइवोट के नीचे 0। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, हाँ या ना, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है। इसका मतलब सर मेरे पास यहाँ पर जो रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है, विच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, वो मेरे पास यहाँ पर ए की इक्वल है। एंड सर ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक बार डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं। तो 1 लिया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम छोड़ा तो 1 आ गया, तो 1 आ गया, प्लस 0 आ गया, प्लस करेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 0 0, तो 0 आ गया, 1 विच आर नॉट इक्वल टू 0, हेंस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एलिमेंट। ये मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना, मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ये अगर मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ? लेट v बिलोंग्स टू द R3/R, ठीक है। तो v को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक्स वाई जेड टाइप का एक एलिमेंट ले लिया, जहां पर मुझे पता है मैं एक्स वाई जेड टाइप को सर a इंटू 100, सर b इंटू 010, सर c इंटू 111 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर ये ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ? ए प्लस सी विच आर इक्वल टू एक्स, बी प्लस सी विच आर इक्वल टू वाई, और सी इक्वल टू जेड। सी जेड है तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस के जेड, है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस के जेड, और बी की वैल्यू कितनी आ गई है सर, वाई माइनस के जेड, सर वाई माइनस के जेड, और ये मेरे पास यहाँ पर c इक्वल टू जेड है। इसका मतलब सर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ कि सर हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया कोई भी पॉइंट, उसे हम यहाँ पर सर x माइनस ऑफ जेड इंटू 100, सर y माइनस ऑफ जेड इंटू 010, और मेरे पास यहाँ पर z ऑफ 111, है ना, z ऑफ 111 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बन पा रहा है। इसका मतलब ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, तो ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस फॉर R3/R बने, R3/R बने, हाँ या ना, ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस फॉर R3/R बने। अब आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखना अब 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ पर इसी शीट को कॉपी कर रहा हूँ, है ना। अब आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखना, एक तो मेरे पास यहाँ पर S3 के लिए मेरे पास अभी तक क्या क्या बेसिस बन चुके हैं, देखना आप लोगों को बड़े ध्यान से, ये मेरे पास अभी R3/R मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। अब क्या मैं इसके ऊपर बात बोल रहा हूँ, सर एक S3 सेट लिया था जिसके अंदर 100, 010 और 001 टाइप के एलिमेंट्स अवेलेबल थे। एक मैंने एक S4 सेट लिया था जिसके अंदर 100, 010 और मेरे पास यहाँ पर क्या है 111 एलिमेंट अवेलेबल है, हाँ या ना। यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि सर ये भी एक बेसिस का सेट है, ये भी एक बेसिस का सेट है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास यहाँ पर सर ये बेसिस बन रहे हैं फोर सर R3/R। इसका मतलब हमारे पास सर यहाँ पर R3/R में इनके अलावा और भी बेसिस हो सकते हैं, इनके अलावा और भी बेसिस के सेट हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं। कितने हैं नहीं पता, ये सर ये कैसे पता चलेगा, इसको पता चलेगी टोटल नंबर ऑफ बेसिस सेट। ये कैसे पता चलेगा, हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेसिस सेट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो वो मेरे पास एक टॉपिक आता है, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पर काउंटिंग ऑफ बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर बोलते हैं कि काउंटिंग ऑफ बेसिस सेट, कितने नंबर ऑफ बेसिस सेट मेरे पास होंगे, ये हम लोग काउंटिंग ऑफ बेसिस में पढ़ेंगे इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर बातचीत करेंगे काउंटिंग ऑफ बेसिस हमारे पास यहाँ पर भाई कितनी होती है, किस तरीके से होती है और कैसे होती है। काउंटिंग ऑफ बेसिस हम यहाँ पर इसके ऊपर डिलीवर करेंगे, हाँ या ना, काउंटिंग ऑफ बेसिस हम यहाँ पर डिलीवर आउट कर रहे होंगे। अरे बड़े भैया समझ गए ना मेरी बात को, यहाँ पर काउंटिंग ऑफ बेसिस को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे।
क्लियर है? चलो, लेकिन सर हमारे पास यहाँ पर अब ये काउंटिंग ऑफ बेसिस तो आ चुकी है, लेकिन सर एक क्वेश्चन एक और है मेरा आप सभी से, एक क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है आप सभी के साथ, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। एक वेक्टर स्पेस है, मैं यहाँ पर एक S5 फिफ्थ सेट लिख रहा हूँ, दैट इज 100 010 001 और 111। क्या ये सेट जो है, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, इज S5 इज बेसिस फॉर R3/R? क्या ये मेरे पास यहाँ पर R3/R के लिए बेसिस बनेंगे? क्या ये मेरे पास यहाँ पर R3/R के लिए भैया बेसिस बनेंगे? अरे मेरी बात को समझ रहे हो? क्या मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे हो कि ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस बन रहे हैं? R3/R के लिए बेसिस बन रहे हैं? नहीं सर। इन अ वेक्टर स्पेस ऑफ Rn/R, R+1 वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। हम ये बात जानते हैं, हम ये बात यहाँ पर जानते हैं। इन अ वेक्टर स्पेस, इन अ वेक्टर स्पेस Rn/R, n+1 वेक्टर आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो मेरे पास यहाँ पर नॉट बेसिस बनेगा, हमारे पास यहाँ पर ये बेसिस नहीं बनेगा, हमारे पास यहाँ पर ये बेसिस नहीं बनेगा। हाँ या ना? चलो, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हैशटैग सम स्टैंडर्ड बेसिस फॉर different type of vector spaces, for different type of vector spaces V over F, different type of vector spaces of V over F। हाँ या ना? अरे बिल्कुल डीप डिस्कशन, बिल्कुल डीप डिस्कशन। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सम स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn/R। चलो जी, पहला हमें पता है R/R इज वेक्टर स्पेस, हमें पता है R/R इज वेक्टर स्पेस। तो इसकी बेसिस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसको जनरेट करने के लिए मेरे को सिर्फ एक ही नंबर की आवश्यकता है, मेरे को सिर्फ एक ही नंबर की आवश्यकता है। और बीइंग अ नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिंगलटन नॉन जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नहीं लिखवाया मैंने ऐसा। इफ अ वेक्टर स्पेस कंटेन सिंगलटन वेक्टर विच इज अ नॉन जीरो, then this vector is a linearly independent, this set is a linearly independent। if a set contain singleton vector and this vector is non-zero, singleton and non-zero vector, then this set is the linearly independent। लिख लेना इसको, this set is the linearly independent। हाँ या ना? तो ये मेरे पास यहाँ पर बेसिस कहलाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R/R वो कितनी बनेंगी? 1 बनेंगी। हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R/R 1 बनेंगी। सेकंड, R² हमें पता है वो वेक्टर स्पेस है, हमें पता है वो वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर बेसिस क्या हो जाएंगी? और हमें ये भी बात पता है कि सर R² में सर x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर x और y जो फील्ड f से है, और फील्ड f क्या है मेरे पास यहाँ पर? रियल नंबर है। मेरे पास यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है। हाँ या ना? मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई? वो रियल नंबर अवेलेबल है। तो बेसिस क्या हो जाएंगी? पहले एक बार x एक्सिस को एक्टिवेट कर दो तो वो क्या बनेंगी मेरे पास यहाँ पर? सर तो मैं यहीं पर इसके लिए लिख देता हूँ। तो इसका मतलब बेसिस फॉर
और मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस, आया ना। मैं किसके लिए ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर ओवर आर इज 10 एंड द 01। भैया जी 10 और 01 से पूरा का पूरा आर स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। तो यहाँ से भैया जी डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्टैंडर्ड बेसिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग E1 और E2 से डिनोट करते हैं। वेयर E1 जो होता है स्टैंडर्ड बेसिस 10 होता है, और E2 जो होता है वो मेरे पास यहाँ पर 01 होता है, हाँ या ना, वो मेरे पास यहाँ पर 01 होता है। अगली बात, अगली बात, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, R3 ओवर R हमें पता है वो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस होता है। और सर R3 ओवर R में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सर x कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर x y z जो है वो फील्ड एफ से आते हैं, और फील्ड एफ क्या हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है, फील्ड एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है। और बढ़िया भैया अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर बात करूँ, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 ओवर R वो कितनी बनेंगी मेरे पास यहाँ पर 100 एक्स एक्सिस को एक्टिवेट करते हुए, 010 वाई एक्सिस को एक्टिवेट करते हुए, 001 जेड एक्सिस को एक्टिवेट करते हुए, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको हम लोग यहाँ पर E1 E2 और E3 के नाम से भी जानते हैं, E1 E2 और E3 के नाम से भी जानते हैं। और सर हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ R3 ओवर R की जो डायमेंशन होती है वो मेरे पास यहाँ पर कितनी होती है, 3 होती है। वो हमारे पास कितनी होती है, 3 होती है, हाँ या ना। R3 ओवर R की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी है भैया, 3 है। अरे हाँ या ना, R3 ओवर R की जो डायमेंशन है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। खत्म होगी बात। दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 ओवर R। सिमिलरली फोर्थ पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें, R4 ओवर R वेक्टर स्पेस है, और इसके अंदर x1 x2 x3 और x4 टाइप के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। जितना भी xi है ये फील्ड से आएगा, और फील्ड क्या है हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है। और इसकी अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर बात करूँ, है ना, इसकी अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R4 ओवर R तो वो कितनी बनती हैं, 1000 0100 0010 0001 are the standard basis, are the standard basis। और सर डायमेंशन ऑफ R4 ओवर R जो होगी वो मेरे पास यहाँ पर 4 होगी, वो मेरे पास यहाँ पर 4 होगी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर Rn ओवर R जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर सर वेक्टर स्पेस होता है, हाँ या ना। इसका मतलब सर Rn ओवर R हमारे पास यहाँ पर ये Rn ओवर R एक वेक्टर स्पेस है, जिसके अंदर x1 x2 x3 से लेकर xn तक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, xn टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर ये xi जो होते हैं ये फील्ड एफ से आते हैं, और फील्ड एफ क्या हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर है। इनको बोला जाता है E1 E2 E3 और E4, आया ना। थैंक यू सो मच कंचन फॉर रिमाइंडिंग मी। ये मेरे पास यहाँ पर फील्ड एफ से आते हैं। और अगर मैं इसकी यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर बात करूँ तो स्टैंडर्ड बेसिस है 100 अप टू 100, है ना, कॉमा 01000 अप टू 100, कॉमा 0010 अप टू 100, कॉमा एंड सो ऑन, कॉमा 000 अप टू सो ऑन 1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं। और इनका नेम क्या होता है, E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास यहाँ पर En इज द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rn ओवर R। मेरे पास यहाँ पर ये Rn ओवर R के लिए स्टैंडर्ड बेसिस बनती है, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे,
पक्का। चलो, हम लोग ये बात भी जानते हैं, सी स्क्वेयर ओवर आर, यस एवरीवन, सी ओवर आर, ये मेरे पास क्या है यहां पर, वेक्टर स्पेस है। हाँ है ना, एवरी फील्ड में बी व्यूड एज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। सी ओवर आर जो है ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या है, वेक्टर स्पेस है। हाँ या ना, इसकी डायमेंशन नहीं लिखी, तो डायमेंशन ऑफ आर एन ओवर आर, वो मेरे पास यहाँ पर ये एन डायमेंशन होता है। हाँ जी, तो ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है। आप लोग ये बात बता सकते हो कि सी ओवर आर में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। इसके अंदर x प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहां पर x और y जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर से हैं। जहां पर x और y जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर से हैं। आया ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर बात करूं, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर सी ओवर आर, वो मेरे पास क्या बनेगी, 1 0 और 0 आयोटा। आया ना, 1 0 और 0 आयोटा, नहीं, नहीं, मोर प्रिसाइजली 1 और आयोटा, 1 और आयोटा आर द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर दिस टर्म। 1 and iota आर द टू टर्म्स, क्या है ये, 1 और आयोटा आर द टू डिफरेंट टर्म्स, टू डिफरेंट टर्म्स। आया ना, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा सी ओवर आर। आया ना, किसी का कोई भी डाउट हो तो शेयर ज़रूर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशु शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ 5 स्टार रेटिंग। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस फॉर सी ओवर आर है जो आ रहा है 1 और आयोटा, 1 भी नॉन जीरो, आयोटा भी नॉन जीरो है बेसिकली, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉमन मल्टीपल में नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, वो मेरे पास यहाँ पर 2 बनती है, वो मेरे पास यहाँ पर 2 बनती है। वाइल वाइल सी ओवर सी इज वेक्टर स्पेस, वो भी हमारे पास यहाँ पर भैया जी वेक्टर स्पेस है। सी ओवर सी इज वेक्टर स्पेस, वो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है। लेकिन सी ओवर सी में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं सर, सी ओवर सी में हमारे पास सर Z1 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, Z टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर Z कहाँ से बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। जहां पर Z कहाँ से बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। तो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर सी ओवर सी, वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनती है, ओनली सिंगलटन 1। तो डायमेंशन ऑफ सी ओवर सी, वो मेरे पास यहाँ पर 1 बनती है। एंड द मोर प्रिसाइजली डायमेंशन ऑफ फील्ड ओवर फील्ड, वो ऑलवेज 1 होती है। डायमेंशन ऑफ फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज 1, डायमेंशन ऑफ फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज 1। हाँ या ना, डायमेंशन ऑफ फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट, सी स्क्वायर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, यस यू नो, सी स्क्वायर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, ये भी हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस होती है। और अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर बात करूं, स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1 0 आयोटा 0, 0 1 और 0 आयोटा, 0 1 और 0 आयोटा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर x1 प्लस आयोटा y1 कॉमा x2 प्लस आयोटा y2 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आता है।
जहां पर x1 y1 x2 y2 जो है वो मेरे पास यहाँ पर फील्ड एफ से आते हैं, और फील्ड एफ क्या है मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर है, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है। तो डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर आर वो कितनी बनती है, 4 बनती है, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ऑन द सेम बिहाफ ऑफ द सेम पैटर्न, सिमिलरली सी एन ओवर आर की जो डायमेंशन होगी मेरे पास यहाँ पर, ये भी क्या होगा हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस होगा, ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है। और इसका मतलब अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर बात करता हूँ, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ सी स्क्वायर ओवर आर, सॉरी दैट इज सी एन ओवर आर, तो वो कितनी बनती है मेरे पास यहाँ पर, वो मेरे पास यहाँ पर तो बहुत सारी बनेंगी, वो मेरे पास तो बहुत सारी बनेंगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर आर जो होगी, सॉरी सी की पावर एन ओवर आर जो होगी, वो मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर एन होगी। नहीं, 2 की पावर एन नहीं होगी है, 2 की पावर एन नहीं होगी है। इट्स 2 ओवर 2 मतलब 4, तो इट्स डायमेंशन ऑफ सी एन ओवर आर इज एन क्रॉस एन मतलब एन स्क्वायर। टू एन होगी क्या, मेरे हिसाब से तो एन स्क्वायर होगी। मेरे हिसाब से तो एन स्क्वायर होगी। 2n कैसे हो जाएगी आशीष जी, कंचन जी, ऋतिक जी, जर्नलाइज करे तो 2n होगी। चलो मान लेते हैं, हाँ 2n ही तो होगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में है ना, x प्लस आयोटा वाई n टाइम्स तक लिखने हैं, 2n, हाँ 2n, जी बिल्कुल 2n। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट है। चलिए जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर आज देखा कि लीनियर स्पैन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर स्पेसिस के ऊपर हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो अब मैं आप सभी के साथ अगर यहाँ पर बोलूँ, तो हम लोगों ने समरी के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो हम लोगों ने हैशटैग लीनियर स्पैन के ऊपर डिस्कशन किया है, हैशटैग हम लोगों ने यहाँ पर बेसिस के ऊपर बातचीत करी है, एंड हम लोगों ने यहाँ पर
डायमेंशन के ऊपर डिस्कशन हमने यहाँ पर पढ़ा है, बेसिस एंड द डायमेंशन के ऊपर डिस्कशन करा है, लीनियर स्पैन के ऊपर डिस्कशन करा है बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आप लोग सभी लोग जो हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा, चीज़ों को समझ कर आइएगा। होमवर्क में यही है कि इस क्लास की आप लोग जो हैं रिवीजन जरूर करके आइएगा, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, टू क्रैक द IIT एग्जाम एग्जामिनेशन ऑफ द 2025। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।